नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेल्ली में जो 3000 लोग मारे गए थे। वैसे उसको नेल्ली मैसेकर कहा जाता है, नेल्ली नरसंहार कहा जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 1983 में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और उसकी रिपोर्ट जो जांच हुई थी, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। वो रिपोर्ट अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की विधानसभा में पेश करने का, सदन पटल पर रखने का फैसला कर, यानी कि रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो जाएगी कि 3000 लोग कैसे मारे गए थे, सुरक्षा बलों ने किन परिस्थितियों में ये कार्रवाई की थी, और जो 3000 लोग मारे गए थे वो बांग्लादेशी थे, बांग्लादेश से आए लोग थे। अवैध घुसपैठियों की समस्या आप जानते हैं कितनी बड़ी चीज है। कैसे चीजों को शांत करने के लिए 1985 में जो है वो असम एकॉर्ड हुआ था, राजीव गांधी ने वो किया था असम गण परिषद के साथ। वो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वो तमाम चीजें की जा रही थी और वो जो नरसंहार था, मतलब चूंकि नरसंहार कहा जाता है इसलिए मैं कह रहा हूं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3000 लोगों की मौत हुई थी और यह कहा जाता है कि सुरक्षा बलों ने जानबूझ के मार दिया था। जो भी हो, मैं उस एकेडमिक बहस में नहीं फंसना चाहता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि मार्च अप्रैल में असम में विधानसभा का चुनाव होना है, यानी कि अक्टूबर अब खत्म है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बचे हैं। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में ही विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी जाए या मार्च फर्स्ट वीक मैक्सिमम। उसके पहले ये रिपोर्ट ला करके, और 42 साल बाद, आप सोचिए कि 1982-83 में हुआ था और उसके बाद 84 में उसकी जांच की रिपोर्ट भी आ गई। 40-42 साल बाद भी वो रिपोर्ट नहीं रखी गई, सार्वजनिक नहीं की गई। अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक करके, जिसमें बांग्लादेशी मारे गए थे, इतनी बड़ी चाल चल दी है हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि कांग्रेस के होश उड़ गए हैं कि विधानसभा के पहले अगर ये रिपोर्ट आई तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। वहां पे कांग्रेस जो देख रही है वो उसके होश उड़े हुए हैं। ये पूरा मामला कैसे है, क्या है, और विधानसभा चुनावों के पहले क्यों इसको हेमंत बिस्वा शर्मा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और 40-42 साल में भी यह रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं हुई, इस पूरे मुद्दे को समझना जरूरी है। ये मुद्दा अगर सही लगा हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो आप असम विधानसभा का रिजल्ट पहले से सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे अभी जो बोडोलैंड में जो बोडो पीपल्स फ्रंट की जीत हुई स्थानीय निकाय चुनावों में, और उसके तत्काल बाद जो एनपीपीएल, जो पहले से बोडोलैंड की अलग पार्टी है बोडो की, वो पहले एनडीए में थी, उसको किनारा करके अभी वो भी है, लेकिन बोडोलैंड को तत्काल एनडीए में शामिल करके और उसका एक मंत्री बना दिया। तो एक चाल तो चल दी है कि बोडोलैंड में जो नुकसान होने की संभावना थी बोडो पीपुल्स फ्रंट के लोकप्रियता को देखते हुए, उसको थाम लिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है, ये कांग्रेस के कोर वोट बैंक पे हमला है, और अगर इस मुद्दे को समझेंगे तो वो जो रिपोर्ट है, वो जो जांच बैठाई गई थी, वो रिपोर्ट जो आई है, ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस रिपोर्ट पर जो साइन नहीं थे, उस रिपोर्ट पे जिन्होंने बनाई थी रिपोर्ट, त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आयोग, रिपोर्ट तो दे दी, सौंप दी, लेकिन उस पर साइन नहीं किया गया, यानी कि रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और चूंकि रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट रखी नहीं जा सकती है। अब त्रिभुवन प्रसाद तिवारी तो है नहीं कि रिपोर्ट सार्वजनिक करे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको सार्वजनिक करने के लिए, सदन पटल में रखने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया। वो ये कि रिपोर्ट उनके पास है, उसकी फॉरेंसिक जांच की कि भाई ये रिपोर्ट कब टाइप हुई थी, कब बनी थी, क्या है बताओ। उसकी रिपोर्ट आ गई कि भाई 1984 का है, ये वो पुरानी रिपोर्ट है। जो उस वक्त क्लर्क थे जो रिपोर्ट टाइप कर रहे थे, क्योंकि तिवारी जो थे त्रिभुवन प्रसाद तिवारी,
वो तो खुद टाइप किए नहीं। तो जो लोग उस पर रिपोर्ट टाइप कर रहे थे, जो देख रहे थे, उनसे ऑथेंटिकेट करवाया कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। जब सबने कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, ओरिजिनल रिपोर्ट है, तो अब उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है कि उसमें कोई चेंज कर दिया, बदल दिया, वो रिपोर्ट नहीं है। अब हुआ ये कि चूंकि जो बांग्लादेशी मुसलमान है, वहां कहा जाता है कि लगभग 35% के आसपास आबादी होगी, 40% आबादी है आसाम का बांग्लादेशी मुसलमानों का, और उनके बिना वहां सरकारें नहीं बन सकती थी। अगर आप अब तो वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिलिमिटेशन करवा दिया है, परिसीमन करवा दिया है। परिसीमन के पहले स्थिति ये थी कि 14 लोकसभा की सीटें वहां आसाम में है और 126 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें यह कहा जाता था कि लगभग 40-42 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर, वो मुस्लिम वोट तय करता था कि कौन जीतेगा। जो बड़े पैमाने पे जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए थे, वो घुसपैठ की समस्या पे अलग है, वो उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। और लोकसभा की 5 सीटें 14 में से वो तय करते थे। यानी कि भाजपा को अगर लड़ना है तो 126 में से, और अगर 42 निकाल दीजिए आप, तो लगभग 84 जो सीटें थी उसी पे भाजपा कंटेस्ट करती थी, और उसमें उसको सरकार बनाने के लिए 64 सीटें चाहिए, क्योंकि 62 पे भी, 63 पे भी 126 हो गए, आधे से एक ज्यादा चाहिए। ये एक बड़ी समस्या थी। परिसीमन करके उन सीटों को, मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या कम होगी, उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा कर दी कि उन सीटों पे मुसलमान कॉन्सेंट्रेट हो गए। अब 22 सीटें ऐसी बची हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, और लोकसभा की 3 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। और चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे 40% पहुंच गया था, तो वहां पे लोकल जो है वो पार्टी, बदरुद्दीन अजमल लगातार इस बार वो हार गए, और कांग्रेस से ही हारे वो, तो डुबरी से, तो वो आप देखेंगे कि वो लोकसभा में जीत के आते थे। वो AIUDF, वो बड़ी मजबूत पार्टी, मुसलमानों की पार्टी वहां बन गई थी। पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में AIUDF के साथ उन्होंने समझौता भी किया था कांग्रेस ने, और यह कहा था कि जो हार हुई उसके पीछे वो समझौता भी एक बड़ी वजह है कि बाकी आसामी जो थे, क्योंकि ये बांग्लादेशी मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, उन्हीं की पॉलिटिक्स करती है, बांग्लादेशी मुसलमानों की पॉलिटिक्स की है ये। तो ये जो है, ये हार के पीछे 2020 में ये कहा था कि आप चूंकि मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों की पार्टी के आप आ गए हैं, तो इसीलिए आप, बाकी जो आसामीज हैं, आसाम के लोग हैं, वो थोड़ा सा कांग्रेस से नाराज हो गए थे। अब लोकसभा चुनाव में अलग अलग हुए, तो चूंकि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी स्टैंड ले रहे हैं, कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है, इसलिए इस बार वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। बदरुद्दीन अजमल खुद चुनाव हार गए। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है दिल्ली वाली, कि दिल्ली में जो मैसेकर हुआ था, उसमें चूंकि कांग्रेस ने के समय में हुआ था, कांग्रेस के समय में बांग्लादेशी मुसलमान मारे गए थे और 3000 मारे गए थे। ये रिपोर्ट कांग्रेस के ऊपर कि बांग्लादेशियों की हित ऐसी है, जो घुसपैठी आए हैं वहां पे, उसकी हित ऐसी है, उसके हितों की रक्षा करेगी, उस पर बड़ा सवाल उठा देगा। क्या क्या उस वक्त हुआ था, कैसे कैसे वो मारे गए थे, वो तमाम डिटेल में आएगी। तो वहां कहा जा रहा है कि ये AIUDF के लिए एक बड़ा जो है वो संजीवनी साबित हो सकता है, और वो कांग्रेस को, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं आसाम में, उनके खिलाफ जो है, वो दोनों के बीच में खिलाफ वो खड़ा कर सकता है। अगर ये हुआ और बांग्लादेशी मुसलमान अगर गए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की तरफ, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस ने अजमल की पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, तो बाकी आसामी जो है वो उनके खिलाफ हो सकते हैं। तो इसको कैच-22 सिचुएशन कह सकते हैं, कि मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं ये, कि इधर कुआं उधर खाई। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट है 42 साल बाद जो विधानसभा में रख करके सार्वजनिक करने की घोषणा की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल